एक लड़का जो आया तो था अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पर यहाँ उसकी किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि सदियों पुरानी एक ताकत ने उसे चुना। वो ताकत जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उस ताकत ने एक मामूली से लड़के को चुना और वो ताकत पाने के बाद वो लड़का अमर हो गया। लेकिन उस ताकत ने उस मामूली लड़के को क्यों चुना? आखिर क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं। ये बात है सदियों पुरानी, जब बुरी ताकतों से मिलकर एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जिसे ताई सुई नाम दिया गया। और अपने जन्म के बाद उस बुरी ताकत ने चारों ओर कयामत मचाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना करने के लिए एक शख्स आया। उनके बीच एक घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद ताई सुई कहीं गायब हो गया। लेकिन कहा जाता है कि वो एक दिन इंसानी दुनिया में वापस जरूर लौटेगा। और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने गांव से पढ़ने के लिए आ गया था शहर की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में। और हमारे हीरो का नाम है गाओइंग। लेकिन अब यहाँ जो वॉचमैन होता है वो गाओइंग को बताता है कि रजिस्ट्रेशन की डेट कल है, वो एक दिन जल्दी आ गया है। ये जान गाओइंग कहता है, क्या मैं आज ही हॉस्टल में जाकर रह सकता हूँ प्लीज? पर वो बंदा कहता है, नहीं, तुम्हें कल ही आना होगा और एक रात गुजारने के लिए तुम उस एरिया में जाकर अपने लिए कोई होटल देख सकते हो। अब एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर गाओइंग इस एरिया में आता है। आगे बढ़ते हुए गाओइंग देखता है कि इस एरिया में काफी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। लेकिन इसके बाद वो एक गली से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटी सी श्राइन दिखती है, पर अगले ही पल में वो ये देख हैरान हो जाता है कि इस श्राइन के अंदर किसी की आंखें चमक रही हैं। लेकिन गाइस, ये तो बस एक छोटा सा बिल्ला होता है। ये बिल्ला गाओइंग को बड़ा प्यारा लगता है, वो उसे सहलाने लगता है। पर अगले ही पल में कुछ बहुत अजीब होता है। वो बिल्ला यहाँ से गायब हो जाता है और गाओइंग को अपने सामने नजर आता है एक होटल। गाओइंग सोचता है कि ऐसी छोटी सी गली में एक होटल। पर अगले ही पल में गाओइंग को अपने सामने एक खतरनाक शख्स आता हुआ नजर आता है। गाओइंग यहाँ घबराने लगता है, पर असल में तो ये एक ताऊ होते हैं जो अपने अजीबोगरीब कार्ड्स को उड़ाते हुए गाओइंग का स्वागत कर रहे थे। और फिर वो उसका बैग अंदर लेकर जाने लगते हैं, तुम भी आ जाओ बच्चे। पर जैसे ही गाओइंग इस होटल के अंदर एक कदम रखता है, कुछ बहुत ही अजीब होता है। पर ऐसा सिर्फ पल भर के लिए हुआ था, सो इस पर ध्यान न देते हुए गाओइंग ताऊ का पीछा करने लगता है। ताऊ बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागते हुए गाओइंग को अपने पीछे भगाते हुए उसे एक कमरे में ले आते हैं। आज से यह है तुम्हारा कमरा। पर वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो अपना सामान छीनने की कोशिश करता है, पर बेचारा गिर पड़ता है और फिर शिकायत करते हुए कहता है, मैं ऐसे वाहियात कमरे में क्यों रहूं? ये बिस्तर कितना गंदा है, वो देखो जाले लगे हुए हैं। और इसके बाद वो अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी ताऊ कहते हैं, बच्चे, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नए आए हो, है ना? वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी पर्सनैलिटी गजब की है, साथ ही तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी। तुम काफी हैंडसम भी हो। तुम जरूर से एक आर्ट स्टूडेंट होगे। गाओइंग कहता है, अरे आपको तो पहली नजर में ही मेरे बारे में सब पता चल गया। ताऊ आगे कहते हैं, तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो और जरा इस कमरे से बाहर की खूबसूरती का नजारा तो देखो। गाओइंग इस खूबसूरती में यहाँ खो सा जाता है। ताऊ कहते हैं, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो कहता है, अरे एक मिनट, जरा डिसाइड तो कर लेने दो। पर एक मिनट, ये तस्वीर किसकी है और इसके चेहरे को इस तरह कुरेदा किसने है? ताऊ कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि इस तस्वीर को मैं कभी भी यहाँ से ना हटाऊं। लेकिन जैसे ही गाओइंग यहाँ से जाने लगता है, ताऊ इस तस्वीर को हटा देते हैं। लेकिन फिर इन्हें सामने एक अजीब सा होल नजर आता है। और इसके बाद जब ये दोनों उसमें देखते हैं, तब भाई लोग दूसरी ओर तो एक मोहतरमा स्नान कर रही थी। और यही देख गाओइंग कहता है, अरे बुढ़े देखना बंद कर। पर ताऊ कहते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये लड़की तो 5वें फ्लोर पर रहती है और हम इस वक्त 4थे फ्लोर पर हैं, तो हमें 5th फ्लोर यहाँ से कैसे नजर आ रहा है? और तभी ताऊ मांजरे को समझने के लिए उस होल में अपना हाथ डाल देते हैं और फिर उनके हाथ में आता है उस लड़की का अंडरगारमेंट। गाओइंग कहता है, बुड्ढे, ये तो उस लड़की का वो। लेकिन ताऊ दिल का बहुत अच्छा होने के कारण उस कन्या का ये कपड़ा उन्हें लौटाने जाने लगता है। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ वैसे ही एक अजीब से होल में से एक हाथ निकलकर उस कपड़े को ले जाता है। ताऊ कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो मोहतरमा भी बाहर निकल आती हैं और पूछती हैं,
तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? दोस्तों गाओइंग भी ताऊ के पीछे यहाँ आ चुका था। ताऊ अपनी बुद्धि लगाता है, देख बच्चे, मैंने कहा था ना 5th फ्लोर पर ऑलरेडी कोई रहता है और तूने मेरी बात नहीं मानी, तो अब अपनी आंखों से देख लिया। पर मोहतरमा की सुंदरता के सामने गाओइंग टिक नहीं पा रहा था। वो यहाँ से ताऊ के साथ चला जाता है। पर इसके बाद मोहतरमा यहाँ एक बहुत अजीब सा लुक देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाओइंग खाना खाने के लिए अब रात में कहीं बाहर जाने लगता है। ताऊ कहते हैं रात में 12 बजे से पहले लौट आना, क्योंकि तब मेरे सोने का टाइम हो जाता है। जाते हुए गाओइंग कहता है हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। पर इसके बाद हम ताऊ के चेहरे पर एक सीरियस लुक देखते हैं। अब इसके बाद गाओइंग उस जगह पर आता है जिसे भोजन का खजाना कहा जाता है। यहाँ चारों ओर विभिन्न प्रकार की भोजन की दुकानें हैं और यहाँ गाओइंग अलग अलग भोजन का आनंद लेता है और अब पेट भर खाना खाने के बाद वो वापस लौटने लगता है। लेकिन अब तक रात के 12 बज चुके थे। अगले ही पल में गाओइंग देखता है उसके आसपास बहुत ही अजीब से कीड़े आ रहे हैं। लेकिन तभी वो कीड़े एक हरी रोशनी को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर जो गाओइंग अपने सामने देखता है वो एक अजीब सा शख्स था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर अगले ही पल में उसे किसी का कॉल आता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर ताऊ उसके बगल से ही होटल का ये गेट खोलते हैं और कहते हैं कि जल्दी अंदर आओ। पर गाओइंग अपनी आंखें मलते हुए देखता है कि अब उसके सामने कोई शख्स नहीं है और जैसे ही उसे लगता है कि ये उसका वहम था, उसके पीछे कुछ आकर गिरता है। वो देखता है कि ये तो कोई इंसान है। ये इंसान अजीब तरीके से आगे बढ़ने लगता है। गाओइंग को लगता है कि ये तो कोई ज़ॉम्बी है, पर तभी वो बंदा फिसल कर गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो गिरा था तब गाओइंग ने ये अच्छे से देख लिया था कि वो एक इंसान है। इसलिए अब गाओइंग डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा। अब उसका पीछा करते हुए गाओइंग फोन में शूट भी कर रहा था। लेकिन इसी तरह वो जो शख्स था वो एक झील में आ जाता है। गाओइंग उसे बचाने के लिए पानी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स को पकड़ता है उसके आसपास कुछ अजीब होने लगता है। चांद भी लाल हो जाता है और अब गाओइंग के आसपास बहुत ही अजीब काले साए आ चुके थे और तभी इस शख्स को भी होश आ जाता है। पर क्योंकि गाओइंग इसका मुंह पकड़े हुए था, सांस न ले पाने की वजह से ये बेहोश हो जाता है। पर तभी गाओइंग को आसमान में उड़ता हुआ एक शख्स नजर आता है और जैसे ही वो शख्स से अपनी नजरें हटाता है उसके आसपास से वो बंदा और काले साए गायब हो चुके थे और अगले ही पल में कोई चीज गाओइंग को पानी के अंदर खींच लेती है। गाओइंग बचकर भागने की कोशिश करता है पर वो चीज उसे भागने नहीं देती और यहाँ का जो नजारा था वो बहुत खौफनाक था। वहीं पानी के अंदर गाओइंग को एक अजीब से मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था और यहाँ गाओइंग डूब रहा था। पर अगले ही पल में कोई शख्स उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर निकालता है और जमीन पर फेंक देता है और इसके बाद ये शख्स अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके पानी में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आता है और उसके पानी से बाहर आते ही वो अजीब से कीड़े जो गाओइंग को पहले दिखाई दिए थे वो भी यहाँ आने लगते हैं और वो इस शख्स को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके बाद ये उस शख्स को इस तरह से जकड़ लेते हैं। पर तभी वो शख्स एक खतरनाक हमला करता है। दूसरी ओर गाओइंग देखता है उसके पैर में एक अजीब सी चोट आई है। दूसरी ओर हम उसी शख्स को देखते हैं, धमाके की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे। इसके बाद वो शख्स उस मॉन्स्टर के हमले को रोकता है पर उसकी शील्ड टूट जाती है। सो इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के एक नुकीले कांटे को तोड़कर अपनी पावर से उसे इन्फ्यूज करके उस मॉन्स्टर पर वार करता है और ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इस हमले से वो मॉन्स्टर वहाँ फट जाता है। पर ये देखने के बाद गाओइंग भी यहाँ बेहोश होने लगता है और आखिर में उसे अपनी आंखों के सामने वही शख्स नजर आता है। जिसके बाद हमें एक और खौफनाक जगह दिखाई जाती है और यहाँ हम अजीब से क्रिएचर्स के बीच एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था कि ताइसुई जिसका इंतजार 300 सालों से कर रहा था आखिरकार वो आ चुका है। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये जगह वाकई नर्क जैसी लग रही थी। अब अगले सीन में गाओइंग की आंख खुलती है उन सारी भयानक चीजों का ख्वाब देखते हुए जो उसके साथ हुई थी। पर जागने के बाद वो देखता है कि उसका पैर सही सलामत है। इसके बाद वो अपना फोन भी चेक करता है क्योंकि उसने कल रात कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी पर वो रिकॉर्डिंग्स भी उसके फोन में नहीं होती। इसीलिए अब गाओइंग को लगता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाओइंग यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए तैयार होने लगता है। पर तभी उसकी नजर न्यूज पर जाती है जहां बताया जा रहा था
कि पास ही में मौजूद लेक पूरी तरह से सूख चुकी है, वो भी सिर्फ एक रात में। और इसी बारे में वहाँ पर एक प्रोफेसर अपनी रिसर्च भी कर रहा है कि आखिर ये सूखी तो सूखी कैसे। लेकिन इसके बाद गाओइंग इस पर ध्यान न देते हुए यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए निकल पड़ता है। और अब वहाँ पहुंचकर वो जैसे ही एक नई शुरुआत करने वाला था, उसे जानने को मिलता है कि हॉस्टल पूरी तरह से भर चुका है। गाओइंग गुस्से में पूछता है, अब मैं कहाँ रहूंगा? तब वो वॉचमैन उसे इसी होटल में लेकर आता है। गाओइंग गुस्से में कहता है, ये जरूर से तुम दोनों की मिली भगत है। पर तभी वहाँ मोहतरमा आती हैं और इनका नाम है हुआ बुई, शॉर्ट में हुआई। और वो गाओइंग को बताती हैं कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फुल हो जाने के बाद बचे हुए स्टूडेंट्स इसी होटल में रुकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये मोहतरमा गाओइंग की सीनियर हैं। लेकिन तभी ताऊ गाओइंग का सामान अंदर ले जाने लगते हैं, जिस वजह से इनके बीच बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक बंदा आ जाता है और इसका नाम है ली हुआ। इसे देख गाओइंग को याद आता है कि ये तो वही आदमी है। सो अब गाओइंग उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो होटल की दहलीज पर अपना कदम रखता है, फिर से कुछ अजीब होता है। वो अपने नीचे एक अलग ही फॉर्मेशन देखता है, पर अगले ही पल में वो फिर से अपने होश में आता है। ताऊ पूछते हैं, अबे क्या हो गया था? अचानक से पुतला क्यों बन गया था? पर अब गाओइंग यहाँ अपने सपने के बारे में बोलता है। तुम्हें याद है जब कल तुम पानी में डूब रहे थे तब मैंने तुम्हें पकड़ा था? वो कहता है, हाँ मुझे याद है, किसी ने तो मेरा मुंह पकड़ा था। पर तभी ताऊ बीच में आकर कहते हैं, बहस करना बंद करो और चलो अपना अपना काम करो। सो अब ली हुआ के जाने के बाद ताऊ गाओइंग से उसकी आईडी मांगते हैं ताकि वो उसका नाम यहाँ रजिस्टर कर सके। अब इसके बाद गाओइंग की बर्थ डेट देखकर ताऊ कुछ हिसाब लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो इस बिल्डिंग ने तुम्हें चुना है। 300 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। वहीं इनके होटल के बाहर हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो ताऊ से उनका रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है, पर ताऊ हर बार इसे मना कर देते हैं। इसीलिए इस बार ये बिजनेसमैन एक प्लान बना कर आया है कि अगर होटल में कोई रहेगा ही नहीं तब तो उस बुढ़े को ये होटल बेचना ही पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ ये एक आदमी आता है और देखकर लगता है कि इसमें भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अब इसके बाद हम गाओइंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसे इस होटल में रहना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो एक बात से खुश था कि यहाँ उसकी क्यूट सी सीनियर है। लेकिन इसके बाद गाओइंग की नजर उसके कमरे में मौजूद होल पर जाती है और जैसे ही वो उस होल की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, अगले ही पल में वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आ पाता, वो अपने सामने एक अजीब सी एंटिटी को देखता है और वहीं उसे एक शख्स नजर आता है जो वहाँ कुछ लिख रहा था। पर तभी वो शख्स कहता है, यहाँ से चले जाओ। और अब जब गाओइंग की आंख खुलती है, वो देखता है कि रात हो चुकी है, यानी कि वो दिन भर से सो रहा था। उसे लगता है कि वो एक सपना था। पर तभी वो देखता है कि उसके कमरे में कोई है और अगले ही पल में उसमें एक किक आकर लगती है। वो देखता है कि उसके सामने एक औरत होती है। इस औरत का नाम नैन यू है और ये गाओइंग से कहती है कि वो ये होटल छोड़कर चला जाए। दूसरी ओर ताऊ जब अपनी पूजा कर रहे थे, तभी उनकी ओर एक अजीब सी नीडल आकर लगती है और इसके बाद वो बहुत सारी नीडल्स के हमले से बचने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमले ताऊ पर ये एक और बुढ़ा कर रहा था। लेकिन ये बुढ़ा बहुत ही खतरनाक है और इसका नाम है बांशियान। ताऊ इसकी ओर एक टेलिस्मान से हमला करके वहाँ धमाका कर देते हैं और छुपके से इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपनी ताकतों से ताऊ को हवा में ही रोककर उनके हाथ में एक नीडल घुसा देता है। और इसके बाद बांशियान कहता है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्किलफुल हो। पर ताऊ कहते हैं, वाह, तुम जैसा एक एक्सपर्ट मेरी तारीफ कर रहा है, मतलब कुछ तो बात है मुझ में। पर बांशियान कहता है, मुंह चलाना बंद करो, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पर ताऊ कहते हैं, तुम जो पाने आए हो तुम उसे नहीं पा पाओगे। दूसरी ओर ये एंथनी नाम का बंदा ली हुआ के कमरे में आ जाता है, लेकिन कमरे में इसे कोई नहीं मिलता क्योंकि ली हुआ वहीं छुपा हुआ था। और जैसे ही एंथनी का ध्यान भटकता है, ली हुआ उसमें एक मुक्का दे मारता है। दूसरी ओर गाओइंग इन मोहतरमा के हाथों कुट रहा था। सो अब वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ वैसे भी नहीं रुकने वाला था। और फिर गाओइंग अपना सूटकेस लेकर पीछे से नैन यू पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाओइंग के इस हमले के बावजूद भी नैन यू को कुछ नहीं होता, बल्कि वो और गुस्से में आ जाती है। सो अब गाओइंग यहाँ से भागने लगता है। पीछे से आकर नैन यू गाओइंग में एक किक मारती है, जिससे वो सीधा आकर गिरता है हुआई के कमरे में। और इन्हें देख हुआई पूछती है, तुम दोनों कर क्या रहे हो? लेकिन हुआई को देख नैन यू उस पर हमला कर देती है। पर अगले ही पल में हम नैन यू को दूर गिरा हुआ देखते हैं। गाओइंग जाकर पूछता है कि सीनियर, आपको कुंफू आता है?
पर तभी नैन्यू खड़ी होकर कहती है, तुम्हारे अंदर तो लड़ने की काबिलियत है, अब मजा आएगा। और इसके बाद इन दोनों मोहतरमाओं के बीच फाइट होने लगती है। और यहाँ पर गाओ इंग इनकी फाइटिंग स्टाइल को समझ ही नहीं पा रहा था। पर हम देखते हैं कि इस लड़ाई में जो सीनियर होती हैं वो नैन्यू पर भारी पड़ रही थीं। पर दूसरी ओर बानशियान ताऊ को टॉर्चर कर रहा था। वो उनके दोनों हाथों में नीडल घुसा देता है और इसके बाद ऐसे ही खून भरी नीडल से वो वहाँ कुछ लिखकर वो यहाँ से जाते हुए कहता है, वो तुम्हें बचाने नहीं आया, शायद से वो कमजोर पड़ गया है। लेकिन जाने से पहले बानशियान ताऊ की इन अंगूठियों को अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सीनियर से लड़ते हुए नैन्यू उन पर हमला करने जाती है, पर सीनियर एक गहरी सांस लेकर नैन्यू में जोरदार मुक्का मारती हैं और फिर वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से धोने लगती हैं। और इसके बाद वो स्टाइल में अपना ये कोट टाइप क्या होता है ये पहनती हैं। यहाँ गाओ इंग उनकी बहुत तारीफ करता है, पर सीनियर उससे पूछती है कि तुम। दूसरी ओर हम एंथनी को लीहुआ से बचकर भागते हुए देखते हैं। तभी एंथनी अपने सामने मौजूद बानशियान से मदद मांगता है, पर बानशियान उसे वहाँ मार देता है, उसके सिर में अपनी नीडल घुसाकर। और ये खून देख लीहुआ भी यहाँ पे होश हो जाता है। और इसके बाद बानशियान अपनी दिव्य नजरों से गाओ इंग को देख लेता है, क्योंकि उसमें से ताइसुई का ऑरा निकल रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि कमरे में मौजूद सीनियर में एक नीडल आकर लगती है, वो वहीं गिर पड़ती है। और यही देख गाओ इंग घबराने लगता है। वहीं गाओ इंग को देख बानशियान हंसने लगता है। सो अब गाओ इंग बानशियान से बचकर भागने लगता है और भागते हुए वो टेरेस पर आ जाता है। पर यहाँ पर उसके पीछे बानशियान भी आ रहा था और वो गाओ इंग के ऊपर वहाँ पड़े हुए सामान को उठाकर पटक देता है। पर यहाँ गाओ इंग आसानी से इस भारी सामान को उठाकर दूर गिरा देता है और फिर उसकी चोटें भी ठीक हो जाती हैं। पर अगले ही पल में बानशियान उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, ये कमाल ताइसुई की ताकत का है, लेकिन अब मैं तुमसे वो ताकत छीन लूंगा, जिसके बाद मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। और बानशियान के ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे गाओ इंग कमजोर पड़ने लगता है। पर अगले ही पल में कुछ होता है और बानशियान गाओ इंग को छोड़ देता है। और तभी बानशियान को कोई काफी दूर फेंक देता है। गाओ इंग देखता है कि वहाँ वही शख्स आ चुका है और उसे देख बानशियान अपने घुटनों पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि महाराज, मैं आपके सामने झुकता हूँ और अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अब इसके बाद हमें 360 साल पहले का दौर दिखाया जाता है, जहां हम योद्धाओं की एक सेना देखते हैं जो अपने राजा के पीछे जा रहे थे एक युद्ध लड़ने के लिए। उनका राजा, जो सदी का सबसे ज्यादा ताकतवर राजा था, जिंदगी और मौत उसके हाथ में होते थे और उसे लोग जानते थे साउथ किंग के नाम से। और प्रेजेंट में गाओ इंग देखता है कि यही है साउथ किंग। और हम देखते हैं कि साउथ किंग के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बानशियान अपनी जान की भीख मांग रहा था। साउथ किंग कहता है, चले जाओ यहाँ से। सो अब बानशियान यहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख गाओ इंग कहता है, तुम तो मुझे खाना चाहते थे ना, आखिर क्या हुआ तुम्हें? बानशियान कहता है, सही कहा तुमने, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता। और इसके बाद हम बानशियान की बॉडी देखते हैं। उसके सिर के नीचे के हिस्से में मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा है। और इसके बाद बानशियान गाओ इंग को खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पर तभी साउथ किंग उसके सिर को पकड़ के कहता है, तुम मुझे खाना चाहते हो पर तुम इस लायक नहीं। और इसके बाद वो गाओ इंग की आंखों के सामने उसके सिर को उसके धड़ से अलग करके दूर फेंक देता है। उसका शरीर बिल्डिंग से नीचे गिरता है और खाक बनकर गायब हो जाता है। बस बचती है तो सिर्फ एक अजीब सी नीडल। अब इससे पहले कि साउथ किंग गाओ इंग से कुछ कहता, उनकी ओर एक नीडल आती है जिसे वो रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने बानशियान आता है एंथनी के शरीर के साथ अपनी गर्दन लगाकर। और यहाँ वो हंसते हुए कहता है, शायद वो अफवाहें बिल्कुल सही थी, आप कमजोर हो चुके हैं साउथ किंग। वहीं ये सब देखकर गाओ इंग की फटी पड़ी थी, पर बानशियान तो सिर्फ गाओ इंग को खाना चाहता था ताकि वो अमर बन जाए। वो कहता है, मेरी एक अधूरी ख्वाहिश है और उसे पूरा किए बिना मैं नहीं मरूंगा। और इसके बाद वो इन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि साउथ किंग गाओ इंग को बानशियान के हमलों से बचाता है और इसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो बानशियान को उठाकर दूर फेंक देता है। पर फिर से खड़ा होकर बानशियान कहता है, आप इसे बचा रहे हैं, क्या ये आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है? लेकिन आप अपनी मिस्टिक आर्ट के बिना इसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। पर हम देखते हैं कि साउथ किंग बानशियान के हर एक हमले को रोकता हुआ गाओ इंग को बचाता रहता है। और जब बानशियान खुद हमला करने आता है तब वो उसमें एक मुक्का मार के उसे दूर गिरा देता है।
लेकिन इसके बाद बांशियान अपनी बॉडी में से बहुत सारी नीडल्स निकालता है और उनसे हमला करता है। पर अगले ही पल में साउथ किंग उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और इसी वजह से उसकी सभी नीडल्स गायब हो जाती हैं। अब बांशियान फिर से डरते घबराते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मैं अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूँ और उस आदमी को ढूंढे बिना जिसके पास ताइसुई की नेल थी मैं नहीं मर सकता। उसकी ये बात सुन साउथ किंग उसे छोड़ देता है और अब वो साउथ किंग को अपनी कहानी बताता है। एक बहुत लंबे अरसे पहले एक खानदान के इकलौते मर्द की मौत हो गई थी। उसकी माँ अपने बेटे की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए ये बुढ़ी अपनी बहू के साथ एक सफर करके एक पहाड़ी पर पहुंचती है जहाँ एक आदमी उसे वो इलाज बताता है जिससे वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकती है। और इसके बाद वो बुढ़ी उस शख्स द्वारा बताए गए रिचुअल को परफॉर्म करती है, जिसके बाद उसका बेटा मरने के बाद भी जिंदा हो उठता है। पर बाहर आकर वो देखता है कि उसके परिवार का हर एक शख्स मर चुका है। वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर वो मर चुकी थी। और फिर उसकी नजर पड़ती है अपनी बीवी की लाश पर और यही सब देख वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपनी माँ के हाथ में यही ताइसुई की नील नजर आती है और इसे लेकर अब वो शख्स आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही वक्त गुजरते हुए कई साल गुजर जाते हैं और वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि बांशियान था। और फिर बांशियान की मुलाकात हुई उससे जो उसकी मदद कर सकता था। और अब प्रेजेंट में बांशियान कहता है मेरी वो ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। उसकी बातें सुन साउथ किंग उसे यहाँ से कहीं ले जाता है और इसके बाद बांशियान देखता है कि वो उस जगह तक पहुँच चुका है जहाँ वो हमेशा से आना चाहता था। खुशी के मारे उसके आंसू भी गिरने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ताइसुई की ताकत थी वो बांशियान को नहीं चुनती और फिर वो उसकी ताकत को ही सोखने लगती है। यहाँ पर बांशियान अधमरी हालत में हो जाता है और यही देख साउथ किंग कहता है इसने गाओ इंग को चुना है, तुम्हें नहीं, तुम इसके लायक नहीं। और अब साउथ किंग बांशियान के सिर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वहाँ नीचे मौजूद था वो बिजनेसमैन जो ताऊ के होटल को हड़पना चाहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टेरेस पर ताऊ आ जाते हैं और अपने एंसेस्टर को देखकर, हाँ दोस्तों साउथ किंग इनका एंसेस्टर है, वो उससे चिपक जाते हैं। पर जैसे ही वो अपनी ताकत दिखाते हैं ये उनके सामने झुक जाते हैं। और तभी वहाँ सीनियर भी आ जाती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने वहाँ मरने का नाटक किया वरना बांशियान उन्हें सच में मार देता। और जब इस कमरे में इन दोनों मोहतरमाओं को होश आया तब नैन्यू यहाँ से चली गई ये कहकर कि मैं तुमसे लड़ने जरूर आऊंगी। पर अपनी चप्पल से मार करना सीनियर उसे वहीं गिरा देती हैं। और यही सब कहानी जानकर गाओ इंग कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ लीहुआ भी आ जाता है। वो लड़ने के मूड में था। ताऊ से बताते हैं कि भैया सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन तभी पीछे से बांशियान बिजनेसमैन की बॉडी पर काबू करके साउथ किंग पर हमला करने आता है। पर उस हमले को गाओ इंग खुद पर ले लेता है। ये नीडल सीधा उसकी गर्दन में आकर लगती है। ये देख साउथ किंग बांशियान की गर्दन पकड़ लेता है। वहीं बाकी सब गाओ इंग के लिए परेशान होने लगते हैं। वहीं साउथ किंग अपनी मिस्टिक आर्ट से यहाँ बांशियान पर हमला करता है और उसके ऐसा करते ही वो जो नीडल थी जो नीचे गिरी थी वो टूट जाती है। पर यहाँ गाओ इंग मर रहा था और कुछ ही देर में उसकी आंखें यहाँ बंद हो जाती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बांशियान उस खतरनाक हमले के बावजूद भी जैसे तैसे बच गया था। वो किसी को कॉल करता है और उसे वो सारी बातें बता देता है जो आज उसके साथ हुई। साथ ही वो उसे साउथ किंग के बारे में भी बता देता है और कहता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बुरी तरह से घायल हूँ। पर वो शख्स कहता है अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और उसके बाद बांशियान की मौत हो जाती है। अब इसके बाद वो शख्स जो शायद इस कहानी का मेन विलन है पिंजरे में कैद एक पक्षी को देखते हुए कहता है यहाँ कैद होना तुम्हारी किस्मत में लिखा है और इसीलिए तुम यहाँ कैद हो। अपनी किस्मत से बचकर कोई नहीं भाग सकता और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चालें चलूं। दूसरी ओर हम गाओ इंग को देखते हैं जिसे एक अजीब सी जगह पर होश आता है और इस जगह पर उसे साउथ किंग लेकर आया था। वो कहता है मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। साउथ किंग कहता है तुम कभी नहीं मर सकते। और इसके बाद गाओ इंग अपने सामने उस ताकत को देखता है जिसे सभी कह रहे हैं ताई सुई। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि ताई सुई जिस भी शरीर को अपना घर बनाता है वो शरीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। यानी कि गाओ इंग भी अमर हो चुका है। लेकिन यहाँ ताई सुई को देखकर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तभी साउथ किंग उसे बताता है कि जिस रात वो नदी के पास गया था
वहीं उसकी मौत होने वाली थी, यहाँ तक कि वो वहाँ मर भी गया था। लेकिन इसके बाद ताइसुई ने इसके शरीर के साथ जुड़कर इसे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अब ताइसुई गाओइंग के शरीर के साथ जुड़ चुका है। पर गाओइंग कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर इसने मेरी जान क्यों बचाई। साउथ किंग बताता है कि इसने तुम्हें चुना है और अब गाओइंग जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले, पर वो ताइसुई को छोड़कर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो ताइसुई का एक हिस्सा बन चुका है। और इसी वजह से गाओइंग के शरीर में इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ताइसुई गाओइंग को चाट रहा था और उस फेस्टिवल की रात पर गाओइंग पर जो हमला हुआ था वो बुरी ताकतों ने किया था। पर गाओइंग को यहाँ साउथ किंग की एक भी बात समझ नहीं आती। लेकिन फिर हमें जानने को मिलता है कि जिस होटल में गाओइंग रहने के लिए आया है वो असल में ताइसुई की श्राइन है, यानी कि ताइसुई इसी जगह से बंधा हुआ है और अब वो जितनी चाहे कोशिश कर ले वो इस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इस बात पर यकीन न करते हुए गाओइंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जाकर अपने स्कूल में रजिस्टर करेगा और फिर वो एक गहरी सांस लेकर अपना पहला कदम बाहर रखता है और यहाँ कुछ नहीं होता, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब वो यहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी अचानक वो गिर पड़ता है, उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसे अचानक ही बहुत तेज दर्द होने लगता है और तभी वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को ताइसुई की इटर्नल शाइन में पाता है और यहाँ पर ताइसुई गाओइंग के जख्मी पैर को हील कर देता है। अब हमें जानने को मिलता है कि ये बिल्डिंग ताइसुई की श्राइन है और ताइसुई अपनी श्राइन से बाहर नहीं जा सकता है। और क्योंकि गाओइंग ताइसुई से जुड़ा हुआ है तब वो भी ताइसुई से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, वरना उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक और बार इस जगह से दूर जाने की ख्वाहिश लिए गाओइंग फिर से इस बिल्डिंग से दूर जाने की कोशिश करता है, इस बार साइकिल से। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से वो गिर पड़ता है। और इसी तरह गाओइंग रात होने तक बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन आखिर में हम उसे ताइसुई की श्राइन में देखते हैं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो यहाँ से जाकर अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहता था। हे तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में यहाँ फंस चुका हूँ? अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। साउथ किंग कहता है, हाँ यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन ये बात सुन गाओइंग उदास हो जाता है। वो अंधेरी काली रात में एक बार फिर से यहाँ से जाने की कोशिश करता है। तेज बारिश में वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता चलता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो गिर पड़ता है। उसके पैर बेजान हो जाते हैं, उसका पूरा शरीर बेजान होने लगता है। उसने जो भी सपने देखे थे कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगा, वो सब उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुके थे। भले ही उसके हाथ पैर, उसका पूरा शरीर बेजान होता जा रहा था, पर फिर भी अपने परिवार के लिए वो रेंगते हुए खिसकता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी ओर यही सब देखते हुए साउथ किंग एक टेलिस्मान निकालता है और वो उसे गाओइंग के ऊपर लगा देता है और उसके ऐसा करते ही गाओइंग का शरीर ठीक हो जाता है। जरा ये सीन देखो, साउथ किंग यहाँ गाओइंग को बचाने आया है। ये टेलिस्मान तुम्हारे शरीर को बेजान होने से बचाएगा, तुम इसके साथ इस बिल्डिंग से दूर जा सकते हो। बस इतनी बात सुनते ही गाओइंग खुशी के मारे साउथ किंग को सीने से लगा लेता है और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के बाद जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि गाओइंग अपने कॉलेज आकर अपना नाम रजिस्टर करके कुछ महीनों की छुट्टी लगाकर यहाँ से सीधा अपने गांव जाने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद हम गाओइंग को सीधा स्टेशन के पास देखते हैं। मैं उस घटिया सी जगह पर रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला। जब तक मेरे पास ये टेलिस्मान है मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। और इसके बाद गाओइंग ट्रेन में चढ़ जाता है। पर दोस्तों, धीरे धीरे उस टेलिस्मान का असर खत्म होता जा रहा था। अब गाओइंग एक सीट पर आकर आराम से बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ से एक शख्स गुजरता है और उस शख्स के गुजरने से गाओइंग को बड़ा अजीब महसूस होता है। वो देखता है कि उसका एक हाथ ताइसुई बन चुका है, यानी कि उसका वो हाथ ताइसुई के काबू में आ चुका है। और अब वो ताइसुई ट्रेन में बैठे इस शख्स को खाने की कोशिश करता है, पर गाओइंग जैसे न तैसे अपने हाथ को उस शख्स से दूर करता है। लेकिन उस हाथ की ताकत बहुत ज्यादा थी। अब गाओइंग यहाँ पर काफी परेशान होने लगता है, लेकिन तभी वो जैसे न तैसे खुद को यहाँ वहाँ से छुड़ाकर
अपने हाथ पर काबू कर लेता है। लेकिन इसके बाद वो देखता है कि उसकी जेब में से ताइसुई उस आदमी को खाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन ये देख गाओइंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इस तरह जाकर ताइसुई को पकड़ लेता है, जिससे ताइसुई तो शांत हो जाता है, पर बेचारे अंकल अब यहाँ घबरा जाते हैं। अब ट्रेन के रुकते ही गाओइंग यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। और इसके बाद वो सीधा स्टेशन के बाथरूम में आता है। पर यहाँ पर इस सीरीज का मेन विलन वही शख्स जो गाओइंग के पास से ट्रेन में गुजरा था, वो गाओइंग पर नजर रखे हुए था। तभी एक सफाई कर्मचारी को बाथरूम में से कुछ आवाजें आती हैं। हम देखते हैं कि बाथरूम के अंदर ताइसुई गाओइंग के काबू से बाहर हो रहा था। और जब आवाजें सुन वो सफाई कर्मचारी बाथरूम के अंदर आता है तो अचानक ही वहाँ लाइट चली जाती है। ताइसुई यहाँ पूरी तरह से गाओइंग के काबू से बाहर हो चुका था। और तभी ये विलन जो ये सब देख रहा था वो यहाँ अपनी पावर का यूज करता है, जिस वजह से ताइसुई अब यहाँ पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। ये देख वो सफाई कर्मचारी डरने लगता है, लेकिन ताइसुई फिर उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ साउथ किंग आकर उस आदमी को बचा लेता है। और इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके बेकाबू हुए ताइसुई को शांत कर देता है। लेकिन गाओइंग यहाँ बेहोश हो जाता है। और तभी वो सफाई कर्मचारी भी साउथ किंग को देखकर उसे भूत समझ के डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। और साउथ किंग गाओइंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब जब उस सफाई कर्मचारी को होश आता है तब वो ताऊ को अपने सामने देखता है। ताऊ उस आदमी को समझाते हैं कि यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इसी तरह अपनी बातों से ताऊ उस आदमी को पहला फुसला देता है। अब हम साउथ किंग और गाओयांग को एक श्राइन में देखते हैं। यहाँ साउथ किंग सोचता है कि आखिर ताइसुई इतना ज्यादा बेकाबू कैसे हो गया। और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है वही विलन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो विलन ये प्लान बना रहा था कि ताइसुई की सील को कमजोर कैसे किया जाए। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे देख ये कहता है तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं दूसरी ओर ताइसुई के चाटने की वजह से गाओइंग को होश आता है। गाओइंग देखता है कि अब उसका पूरा शरीर ठीक हो गया है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि साउथ किंग ने गाओइंग को जो टेलिस्मान दी थी उसकी टाइम लिमिट बस 6 घंटे थी। लेकिन गाओइंग को ये बात यहाँ याद रखनी होगी कि अगर वो इस बिल्डिंग के प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जाता है तब वहाँ उसकी मौत हो जाएगी। गाओइंग ये सुन कहता है मैं समझ गया हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन वो क्या है कि आप मुझे कुछ और टेलिस्मान दे सकते हैं। लेकिन साउथ किंग उसे साफ तौर पर मना कर देता है और वापस उसे उसके रूम में भेज देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाओइंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि अगर वो इस बिल्डिंग से बाहर जाना चाहता है तब उसे टेलिस्मान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बिस्तर के नीचे गिर जाता है। सो अब वो अपने फोन को ढूंढने लगता है, लेकिन बिस्तर के नीचे गाओइंग को ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं जिनके चेहरे को कुदेरा गया था, यानी कि उनके चेहरे विजिबल नहीं थे। और इन सभी तस्वीरों के पीछे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। लेकिन ये सब एक ही शख्स के बारे में लिखा था कि इन दिन तुमने जो पाप किए हैं उनकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी यहाँ गाओइंग को एक नक्शा मिलता है और अब वो इस नक्शे को लेकर रात के वक्त ली हुआ के साथ उस जगह पर आता है जिस जगह का इस नक्शे में निशान लगा है। ये नानतियांग टाउन का एंट्रिंग गेट है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गाओइंग के पास एक टेलिस्मान भी होती है, लेकिन ये टेलिस्मान पाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले हैं। उसने साउथ किंग को अलग अलग प्रकार की लालच देकर ये कोशिश की है कि वो उनसे एक टेलिस्मान ले पाए। उसने उनसे भीख मांगी, उनके सामने गिड़गिड़ाया है, तब जाकर उसे ये टेलिस्मान मिली है। और इस नक्शे के साथ गाओइंग यहाँ इसीलिए आया है ताकि उसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो इस बिल्डिंग से दूर जा सके। लेकिन उस टेलिस्मान का असर बस 6 घंटे तक ही रहेगा। और गाओयांग होटल से रात के करीब 9 बजे निकला था। अब इसके बाद गाओइंग यहाँ थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है और थोड़ी ही देर में ताइसुई उसे एक रास्ता दिखा देता है। लेकिन अब इन दोनों को इस ऊंचे गेट पर चढ़ना होगा। यहाँ गाओइंग ली हुआ से मदद मांगता है। गाओइंग यहाँ ली हुआ को मोटिवेट करता है। अब गाओइंग से मोटिवेट होने के बाद ली हुआ एक ही बार में दौड़ते हुए उस गेट पर चढ़ जाता है, जो देख गाओइंग का एक्सप्रेशन ये होता है। अब इसके बाद गाओइंग भी इस गेट के ऊपर चढ़ जाता है। अब इसके बाद गाओइंग यहाँ एक पैटर्न को टच करता है और फिर अगले ही पल में इस पूरी जगह का नजारा बदल जाता है। और तभी साउथ किंग को भी कुछ महसूस होता है। वहीं दूसरी ओर नानतियांग का ये गेट जमीन के अंदर चला जाता है और ऐसा ही एक और गेट उसकी जगह पर आ जाता है। अब इसके बाद गाओइंग और ली हुआ एक जगह पर आकर गिरते हैं। अब गाओइंग यहाँ पानी से बाहर निकलता है, पर यहाँ वो अपने सामने ये अजीब व गरीब नजारा देखता है।
लेकिन इसके बाद इन दोनों को इनके सामने दो बहुत ही बड़े सोल्जर्स के स्टैचूज नजर आते हैं और उन्हीं के बीच से एक छोटा सा रास्ता भी नजर आता है और यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इंतिंग का यहाँ अंदर जाना मना है। ये पढ़कर गाविंग सोच में पड़ जाता है कि ये इंतिंग है कौन। और इसके बाद ये दोनों इस रास्ते में अंदर चले जाते हैं। इनके अंदर जाते ही अंदर की मशालें जल जाती हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही ये दोनों कुछ आवाजें सुनते हैं। आवाजें सुन ये दोनों वहीं छुप जाती हैं और फिर इनके सामने आता है एक और अंकल। हमें जानने को मिलता है कि बिल्डिंग में जो ताऊ रहते हैं ना, ये उनके कजिन भाई हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि ये ताऊ भी कुछ अजीबोगरीब घोस्ट से बचकर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ली हुआ अपने मार्शल आर्ट से इन दोनों घोस्ट सोल्जर्स को कूट देता है, लेकिन इससे इन्हें कुछ नहीं होता। सो अब ये दोनों भी यहाँ से भागने लगते हैं और अब इन तीनों के पीछे बहुत सारे घोस्ट सोल्जर्स आ रहे थे। तो अब यहाँ ली हुआ अपनी योग्यता का अच्छे से प्रयोग करता है। वो यहाँ से तेजी से भागकर आगे निकल जाता है। अब ये देख ताऊ कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में अब मुझे बस तुमसे तेज भागने की जरूरत है। वो भी तेजी से भागते हुए आगे निकल जाते हैं। यानी कि अब ये सारे सोल्जर्स बस गाविंग के पीछे पड़े हुए हैं और तभी अचानक गाविंग गिर पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि ये सोल्जर्स हमला करते, ताऊ और ली हुआ यहाँ आ जाते हैं और वो उन सोल्जर्स को कूट देते हैं। गाविंग को लगता है कि ये यहाँ उसकी मदद के लिए आए हैं, पर असल बात तो ये थी कि सामने की ओर से और भी ज्यादा सोल्जर्स आ रहे थे। अब ये तीनों ही फिर से भागना शुरू कर देते हैं। अब उन सोल्जर्स से बचने के लिए ये लोग एक सीक्रेट जगह पर आकर छुप जाते हैं। यहाँ ताऊ एक सीक्रेट रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, पर इतनी देर में तो वो सोल्जर्स यहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन तभी गाविंग को एक पैटर्न नजर आता है और वो उस पर क्लिक करके एक ट्रैप ओपन कर देता है, जिसमें ये सभी सोल्जर्स गिर जाते हैं। और अब ये तीनों यहाँ बच चुके हैं, लेकिन इनके पीछे अब एक और दरवाजा आ चुका है और अब ये लोग उस अंधेरे कमरे में आते हैं। ताऊ के पास एक टॉर्च होती है। अब गाविंग यहाँ पूछता है कि आप हो कौन अंकल। अब हमें जानने को मिलता है कि ये हैं द वैंगशी आर्कियोलॉजिस्ट और ये यहाँ पर गुवालगिया क्लैन को रिसर्च करने आए थे। गाविंग पूछता है कि जमीन के अंदर ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कहाँ से आया। अंकल बताते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ही असली नानतियांग टाउन है और ये असली नानतियांग विलेज अंडरग्राउंड इसीलिए है क्योंकि पुराने वक्त में इस टाउन के तबाह होने के बाद इसे जमीन के अंदर दफना दिया गया था और ये तबाही सिर्फ एक शख्स की वजह से आई थी, गुवालगिया यिंतिंग द सेकंड प्रिंस ज़ैनार। यानी कि यहाँ बात हो रही है साउथ किंग की। आज से 300 साल पहले राजगद्दी की लालच में उसने अपने भाई और पिता की हत्या कर दी थी और यहाँ इस जगह पर उस हर एक शख्स की स्पिरिट है जिसको साउथ किंग ने मारा था। लेकिन जितना गाविंग साउथ किंग को जानता है, उसे तो बिल्कुल नहीं लगता कि साउथ किंग किसी के साथ इतना गलत कर सकता है। मैं नहीं मानता कि उसने सिर्फ राजगद्दी के लिए अपने परिवार की हत्या कर दी होगी। अंकल बताते हैं कि साउथ किंग के सपने बहुत बड़े थे और यहाँ अंकल एक सिंबल दिखाते हैं। दूसरी ओर साउथ किंग इस जगह पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही यहाँ आगे बढ़ता है, ये दोनों विशालकाय मूर्तियाँ जाग जाती हैं। साउथ किंग कहता है, कैसे हैं आप मेरे भाई। लेकिन वो दोनों मूर्तियाँ साउथ किंग पर हमला बोल देती हैं। दूसरी ओर ताऊ बताते हैं कि दंत कथाओं के अनुसार ताइसुई का जन्म अंधकार से हुआ है, लेकिन ताइसुई को जन्म देने के लिए नफरत, दर्द और गुस्से जैसे ह्यूमन इमोशंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए द साउथ किंग यिंतिंग ने ताइसुई की ताकत पाने के लिए अपने ही क्लैन को खत्म कर दिया। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन दंत कथाओं में लिखा है कि उसने कुछ इविल आर्ट्स का यूज किया था, तो शायद वो आज भी कहीं जिंदा हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साउथ किंग अपने मरे हुए भाई सोल्जर्स का सामना कर रहा है। एक सोल्जर अपनी तलवार से साउथ किंग पर हमला करता है और साउथ किंग बहुत ही धांसू अंदाज से उस हमले से बचता है और इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़कर कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द गाविंग तक पहुंच जाए, पर ये सोल्जर्स साउथ किंग को दूर फेंक देते हैं। उन्हें देख साउथ किंग को अपना पास्ट याद आता है कि किस तरह उसके भाई उसका ख्याल रखते और उसके साथ खेलते और उन्होंने वादा किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेंगे, पर आज वही भाई उसकी जान लेना चाहते हैं। अब साउथ किंग उन पर हमला करने वाला था, लेकिन वो उन पर हमला करने की ताकत नहीं जुटा पाता, जिस वजह से एक सोल्जर साउथ किंग पर हमला करके उसे चट्टान में धंसा देता है। लेकिन इसके बाद साउथ किंग अपनी दिव्य नजरों से इस चैम्बर के अंदर का नजारा देखता है जहाँ गाओ इंग था और अब वो अपने भाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
अब आगे बढ़ते हुए वो अपने स्पीयर को एनर्जी से कंबाइन करके एक सोल्जर के हमले को रोकता है। दूसरी ओर गाओइंग को अब भी लगता है कि साउथ किंग ने इतने गलत काम नहीं किए होंगे। और एक बात बताओ, तुम तो एक साइंटिस्ट हो ना, तब तुम्हें भूत प्रेत ऐसी चीजों पर यकीन क्यों है? अंकल बताते हैं कि इस स्पिरिट गैदरिंग चैम्बर में एक और रहस्य छुपा है। और इसके बाद वो एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और बताते हैं कि करीब 1000 साल पहले ताइसुई हमारी दुनिया में एक मीटियोराइट के जरिए आया था और हमारी दुनिया में आकर उसने कयामत मचा दी। लेकिन फिर एक हीरो ने ताइसुई को कैद करने के लिए उसी मीटियोराइट से एक प्रिजन बना दी। ताइसुई को लेकर ग्योल्गिया क्लैन में कई सारी कथाएं हैं। ताइसुई जिसने पूरी दुनिया में कयामत मचा दी थी, उसका सामना करने के लिए हेवन ने एक हीरो को चुना और उसने ताइसुई का सामना करके उसे हराया और इस दुनिया में शांति लाई। ये बात सुन गाओइंग पूछता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हेवन ने जिस हीरो को चुना हो वो साउथ किंग था? अंकल कहते हैं कि उस जैसा निर्दयी और लालची शख्स द चूजन वन हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद भी गाओइंग को लगता है कि ये सब कोई गलतफहमी है। दूसरी ओर द साउथ किंग अभी भी उन सोल्जर्स से लड़ रहे थे, पर अभी भी साउथ किंग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो इन डेड सोल्जर्स पर हमला कर सके। और बस इसी वजह से ये सोल्जर्स साउथ किंग पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद साउथ किंग एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इन डेड सोल्जर्स को बांध देता है और इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर्स उन जंजीरों को तोड़ देते हैं। अब साउथ किंग अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को एक दूसरे में ही टकरा देता है, जिस वजह से यहाँ एक बड़ा धमाका होता है और आखिर में हम देखते हैं कि साउथ किंग उन डेड सोल्जर्स को हरा चुका है। दूसरी ओर इन तीनों को अपने सामने कुछ अजीब से घोस्ट नजर आते हैं। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट थी, सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन अंकल कहते हैं कि ये सब बस लाशें हैं, इसीलिए हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दंत कथाओं के अनुसार जवान लड़कियों को ताइसुई को सैक्रिफाइस देने के लिए चुना जाता था, लेकिन मरने के बाद भी उन औरतों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली, इसीलिए वो आज भी यहाँ भटक रही हैं। लेकिन अगर हम इन आत्माओं से उलझेंगे नहीं तब वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन तभी अचानक ये सभी ये देख घबरा जाते हैं कि ये सभी आत्माएं जाग चुकी हैं और ये इन्हें खत्म करना चाहती हैं। दूसरी ओर साउथ किंग का सामना भी एक यंग मेडन से हो जाता है और तभी अचानक ये मेडन पता नहीं क्या करती है, शायद से वो वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। दूसरी ओर हम इन तीनों को भागते हुए देखते हैं। गाओइंग तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर अंकल चिल थे। लेकिन इनके पीछे इतनी सारी भूतनियां पड़ी हुई हैं और तभी अचानक इन स्पिरिट्स के पेट में से एक एनर्जी निकलती है, लेकिन ये सब उस एनर्जी से बच जाते हैं और ये एनर्जी का हमला खतरनाक होता है। ये लोग यहाँ बहुत तेजी से भाग रहे थे। भागते हुए अंकल कहते हैं, अरे ज्यादा डरो मत तुम लोग, बस भागते रहो। लेकिन ली हुआ इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो तेजी से भागकर आगे निकल जाता है और उसके भागने की वजह ये भी थी कि अपने आत्माओं के साथ वो घोस्ट सोल्जर्स भी इनके पीछे पड़ चुके हैं। अब उनसे बचने के लिए गाओइंग ताऊ के साथ दूसरे रास्ते में आ जाता है, जिस वजह से वो आत्माएं तो सीधा निकल जाती हैं और वो सोल्जर्स इनके साइड आ जाते हैं। लेकिन अब तो दोनों साइड से इनकी ओर घोस्ट सोल्जर्स आ रहे हैं। अब अंकल निकालते हैं अपना हुक्म का इक्का। अंकल अचानक से बॉडी बिल्डर टाइप बन जाते हैं और अब वो अपनी सीक्रेट आर्ट का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि अंकल की सीक्रेट आर्ट से वहाँ धमाका हो जाता है और सारे घोस्ट सोल्जर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। वैसे ये हमला कोई सीक्रेट आर्ट नहीं था, अंकल के पास बॉम्ब्स थे, लेकिन अभी भी चैन की सांस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि और घोस्ट सोल्जर्स इनके पीछे आ रहे थे। इसलिए अब ये लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। अब उन सोल्जर्स से बचने के लिए ये लोग एक पतली सी गली में आ जाते हैं और उस रास्ते से आकर ये उन सोल्जर्स से तो बच जाते हैं, पर फिर ये पहुंचते हैं एक अलग ही चैम्बर में। इनके सामने अब बहुत सारे रास्ते होते हैं। इनमें से कुछ रास्ते जिंदगी की ओर और कुछ रास्ते मौत की ओर ले जाएंगे। पर क्योंकि इनके पास यहाँ सोचने समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि घोस्ट सोल्जर्स इनके पीछे आ रहे थे, गाओइंग ताऊ के साथ एक रास्ते में चला जाता है। अब यहाँ ये तेजी से भागते हैं, लेकिन तभी अचानक ताऊ गाओइंग को एक गहरी खाई में गिरने से बचा लेते हैं। गाओइंग को लगता है कि अब इनके सामने का रास्ता खत्म हो चुका है, पर ताऊ को नजर आता है कि इनके सामने अभी भी रास्ता है। अब इसी तरह ये यहाँ से भी दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक गाओइंग बाल बाल गिरने से बचता है। पर जो घोस्ट सोल्जर्स थे वो यहाँ धुंध होने की वजह से साफ देख नहीं पाते और खाई में गिरने लगते हैं। और फिर गाओइंग भी ताऊ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद ये दोनों अपने सामने देखते हैं एक डिवाइन श्राइन, और इसी डिवाइन श्राइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्वालगिया क्लैन ने
इस पूरे स्पिरिट गैदरिंग चैम्बर को क्रिएट किया था। लेकिन तभी अचानक गाओइंग धीरे धीरे इस श्राइन की ओर आगे बढ़ने लगता है और तभी अचानक साउथ किंग की टेलिस्मान का असर भी खत्म हो जाता है। दूसरी ओर इन मेडियंस को खत्म करता हुआ साउथ किंग भी जान जाता है कि टेलिस्मान का असर खत्म हो चुका है, जिस वजह से अब ताई सुई बेकाबू हो रहा है और इस डिवाइन श्राइन के दूसरी ओर ताई सुई कैद है। गाओइंग धीरे से श्राइन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और ताई सुई के इतने नजदीक होने की वजह से ताई सुई गाओइंग के शरीर पर काबू कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि साउथ किंग अब तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ गाओइंग के उस डिवाइन श्राइन को छूते ही ताई सुई पर लगी सील टूटने लगती है। वहीं साउथ किंग तेजी से उसके सामने आ रहे इन घोस्ट सोल्जर्स को खत्म कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ताई सुई पर लगी सभी सील्स टूट रही थी। यहाँ तक कि ताई सुई गाओइंग के शरीर पर काबू भी पा रहा था। लेकिन तभी साउथ किंग वहाँ पहुंचकर गाओइंग का वो हाथ काट देता है। लेकिन साउथ किंग को यहाँ आने में थोड़ी देर हो चुकी थी। ताई सुई ने अपनी पूरी ताकत के साथ ना सही पर गाओइंग के शरीर पर काबू कर लिया था और अब उसके ताकत की फोर्स चारों ओर फैलने लगती है। और कहीं दूर से यही देख रहा हमारी कहानी का मेन विलन काफी खुश होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये मोहतरमा भी विलन के साथ मिली हुई हैं। ये विलन यहाँ कहता है, तो तुम्हें ये नजारा कैसा लग रहा है? ताई सुई पूरी तरह से तो ना सही, लेकिन गाओइंग की इसेंस रिल्म के साथ जुड़ चुका है। मोहतरमा पूछती है कि ये इसेंस रिल्म क्या है? विलन कहता है, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहती हो तो तुम्हें हम में से एक बनना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। बस वहाँ रह जाती है तो उसकी एक गुड़िया। दूसरी ओर ताई सुई की तीसरी आंख गाओइंग के अंदर पूरी तरह से खुल चुकी थी। गाओइंग को यहाँ कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं, खून खराबा और द चूजन वन। और क्योंकि ताई सुई ने उसके ऊपर काबू पा लिया था, इसीलिए अब वो साउथ किंग को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो साउथ किंग पर हमला करता है पर साउथ किंग उसमें एक जोरदार लात मारता है। लेकिन इसके बाद गाओइंग फिर से खड़ा होता है और अब साउथ किंग और गाओइंग के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस वक्त साउथ किंग गाओइंग पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी गाओइंग एक पिलर उठाकर साउथ किंग की ओर फेंकता है। साउथ किंग उसके हमले से बचकर गाओइंग पर हमला करता है। लेकिन तभी ताई सुई की ताकत साउथ किंग को पीछे धकेल देती है। ये देख साउथ किंग अपनी पावर से अटैक करके ताई सुई की ताकत को खत्म कर देता है। पर धीरे धीरे ताई सुई का कंट्रोल गाओइंग के ऊपर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए अब साउथ किंग अपनी तलवार निकालता है। और इसके बाद जब ताई सुई उस पर हमला करता है, तब ताई सुई के हमलों से बचता हुआ और उन हमलों को काटता हुआ साउथ किंग गाओइंग की ओर आगे बढ़ता है और एक बहुत ही खतरनाक हमला करके साउथ किंग अपनी तलवार को गाओइंग के सीने में धंसा देता है, जिस वजह से गाओइंग नीचे गिर जाता है। और इसके बाद साउथ किंग अपनी पावर का यूज करके ताई सुई को फिर से कैद करने लगता है और उसके ऐसा करते ही गाओइंग वहाँ बेहोश हो जाता है और तभी ताऊ वहाँ आ जाते हैं। मैंने आपको बहुत गलत समझा है एंसेस्टर, पर आप तो बहुत अच्छे हैं। साउथ किंग कहता है, ये सब नजरिए की बात है, वरना मैंने भी कई पाप किए हैं। अब अगले सीन में हम गाओइंग को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर देखते हैं। लेकिन अगले ही पल में ये खूबसूरत जगह एक खौफनाक मंजर बन जाती है और यही ख्वाब देखते हुए गाओइंग नींद से जागता है। जागने के बाद हम देखते हैं कि गाओइंग को कुछ भी याद नहीं होता। तभी ताऊ उसे बताते हैं कि वो पिछले 4 सालों से सो रहा है, चलो अब जल्दी से 4 सालों का किराया दो मुझे। लेकिन तभी अंकल आकर बताते हैं कि तुम बस पिछले 4 घंटों से सो रहे हो। और अगले ही पल में ये दोनों ताऊ लोग एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक लंबे वक्त के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। लेकिन तभी गाओइंग पूछता है, आखिर कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? लेकिन तभी जो अंकल होते हैं वो गाओइंग को पहचानने से इनकार कर देते हैं। ताऊ कहते हैं कि बच्चे शायद से तुमने कोई सपना देखा होगा। वैसे ली हुआ भी इस वक्त हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। तभी गाओइंग कहता है, अंकल वेंगशी, क्या सच में आपको कुछ याद नहीं है? वो घोस्ट सोल्जर्स। लेकिन ये दोनों अंकल उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके कमरे से बाहर आते ही इन दोनों का लुक बहुत सीरियस हो जाता है। दूसरी ओर मुंह धोते हुए गाओइंग नोटिस करता है कि उसे सिर पर पट्टी बंधी हुई है और जैसे ही वो उस पट्टी को उतारता है उसे कुछ अजीब सी यादें आती हैं। और अगले ही पल में वो एक इल्यूजन देखकर डर जाता है कि उसकी तीसरी आंख आ गई है। अब इसके बाद वो अपने कमरे में आता है, पर कमरे में उसे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। तभी वो अपने दरवाजे को देखता है, शायद से बाहर कोई है
वो धीरे से बाहर देखता है। तभी अचानक कोई गाओइंग को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर हम साउथ किंग को देखते हैं जो अपनी बॉडी में से ताइसुई की एनर्जी को कम करने के लिए अपना स्पेशल पाथ ले रहे थे। और फिर हमें एक और खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। उस जगह पहुंचकर गाओइंग को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि यहाँ पर तो एक पार्टी चल रही है। वो गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया है। लेकिन अगले ही पल में गाओइंग को एक टेबल पर बैठा दिया जाता है ताकि वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके। और ये सारा स्वादिष्ट भोजन अंकल ने पकाया है। लेकिन ये सब देख गाओइंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर हम मोहतरमा को देखते हैं जो अपने काम से वापस आ रही थी। तभी उन पर पीछे से हमला होता है और वो लड़की ये होती है नैनियू, और ये यहाँ मोहतरमा से लड़ने के लिए आई है। अब इन दोनों के बीच यहीं पर फाइट होने लगती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली बार नैनियू मोहतरमा हुआई के हाथों बहुत बुरी तरह से हारी थी, इसीलिए इस बार वो अपना बदला लेने के लिए आई है। लेकिन इस बार फिर से जब वो हुआई पर हमला करती है तब हुआई उसके हमले को रोक उसमें एक जोरदार मुक्का मार के उसे दूर पटक देती है। सो अब नैनियू कहती है कि इस बार ना सही तो क्या, मैं अगली बार तुम्हें जरूर हराऊंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस हुआई भी पार्टी की जगह पर पहुंच जाती हैं। अब ये सभी इस पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन दूर से साउथ किंग ये सब देख रहा था। तभी साउथ किंग की नजर उस विलेन की गुड़िया पर जाती है। विलेन इस गुड़िया की मदद से गाओइंग पर नजर रखे हुए था। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इंसानों में 3 रील्स होती हैं। पहली है इसेंस रील जिसमें बॉडी का ब्लड और फ्लैश आता है। दूसरी है एनर्जी रील जिसमें आता है इंसान का स्पिरिचुअल कोर। और तीसरी है स्पिरिट रील। ये एक ऐसा सेल्फलेस स्टेट होता है जिसमें इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होती। और इसेंस रील में होने की वजह से अभी तक ताइसुई गाओइंग की बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन इस विलन का यही काम है कि वो ताइसुई और गाओइंग के फ्यूजन को कंप्लीट कर दे, यानी कि ताइसुई गाओइंग की बॉडी पर पूरे तरह से कंट्रोल पा ले। और यहाँ पर एक और शख्स होता है जो शायद हमारी कहानी का एक और विलन है, और वो इस विलन से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर साउथ किंग इस विलन की गुड़िया को जला देता है। और फिर जब वो इस पार्टी को देखता है तब उसे अपने परिवार की याद आ जाती है, उसका हंसता खेलता हुआ प्यारा परिवार। लेकिन ताइसुई ने उससे वो सब कुछ छीन लिया। और अब प्रेजेंट में गाओइंग साउथ किंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। अरे इसे खा लो यार, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने कल मेरी जान बचाई थी। लेकिन साउथ किंग को गाओइंग के अंदर ताइसुई नजर आ रहा था। अब अगले सीन में हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो आ रहा है। अब इसके बाद हम गाओइंग को देखते हैं जिसे उसके स्कूल से मैसेज आता है कि उसने छुट्टी के लिए जो लेटर दिया था वो अप्रूव नहीं हुआ है, इसीलिए अब उसे स्कूल आना होगा। स्कूल जाने की बात सुन गाओइंग खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे इसी कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक उसके सामने साउथ किंग आ जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि साउथ किंग का असली नाम ज़ैनान है। और यहाँ साउथ किंग गाओइंग को बताते हैं, अब तुम अपना एक भी कदम इस बिल्डिंग के बाहर नहीं रख सकते हो। वो कहता है, अच्छा एक नहीं रख सकता लेकिन दोनों तो रख सकता हूँ ना। ये बात सुनते ही साउथ किंग अपनी तलवार निकालने लगते हैं। वो कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि अगर आप मुझे इसी तरह यहाँ कैद रखना चाहते हैं तो इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही दे। इसके बाद साउथ किंग उसे सच में मार देता है। अब इसके बाद गाओइंग जो कुछ भी करता है साउथ किंग उस पर नजर रखे रहता है। अब इस वजह से गाओइंग को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब क्योंकि साउथ किंग गाओइंग के बिस्तर पर सो रहा था इसलिए गाओइंग को नीचे जमीन पर सोना पड़ता है। अब यहाँ गाओइंग सर्च कर रहा था कि वो किस तरह साउथ किंग से टेलिस्मान का जुगाड़ कर पाए। और साउथ किंग बताता है कि अब उसे टेलिस्मान की जरूरत नहीं है क्योंकि ताइसुई अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है, यानी कि ताइसुई कैद से आजाद हो चुका है। यानी कि अगर गाओइंग ने एक भी गलती की तो ताइसुई उसके शरीर पर काबू पा लेगा। और इसीलिए साउथ किंग हर वक्त उस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन इसके बाद गाओइंग सो जाता है और इसके बाद वो एक ख्वाब देखता है जिसमें वो अपने दादा के साथ था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ को इस बात का डर है कि कहीं तुम शहर जाकर बिगड़ ना जाओ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों, गाओइंग के तत्व हर एक चीज में गाओइंग का साथ देते हैं, या फिर मैं कहूँ साथ देते थे। अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और अब यहाँ रोते हुए गाओइंग कहता है कि आखिर मैं एक नॉर्मल सी जिंदगी क्यों नहीं जी सकता। अब अगले दिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि गाओइंग साउथ किंग की बहुत ज्यादा खातिरदारी करता है
ताकि साउथ किंग उसे स्कूल जाने की परमिशन दे दे। और साउथ किंग यहाँ मान भी जाता है, जो जान गाविंग बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी साउथ किंग उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि अगर तुम कोई भी गलती करो तो मैं तुम्हें मार सकूं। अब इसके बाद जब ये दोनों बाजार में आते हैं, तब लोग साउथ किंग के गेटअप की वजह से उसे काफी अजीब समझते हैं। इसीलिए अब गाविंग साउथ किंग को एक कपड़ों की दुकान में लेकर आता है, लेकिन वो उसे सबसे सस्ता कपड़ा पहनाता है, जिस वजह से साउथ किंग को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। सो इसके बाद साउथ किंग के लिए अच्छे कपड़े खरीदे जाते हैं, जिनमें साउथ किंग बहुत हैंडसम लगता है। और अब हम साउथ किंग को ज़ैनान कहकर बुलाएंगे। और इसके बाद ज़ैनान का पूरा गेटअप चेंज हो जाता है और इनमें ज़ैनान काफी हैंडसम लगता है। फिर गाविंग इन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। आप मेरे साथ आज शॉपिंग पर आए, इसके लिए थैंक्स। वैसे शायद आपने अब तक आइसक्रीम नहीं खाई होगी, लीजिए खा कर देखिए। वैसे आप बचपन में खाते क्या थे? ज़ैनान को याद आता है कि बचपन में जब वो किसी चीज के लिए रोता था, तब उसके भाई उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और इनकी बातचीत के जरिए हमें पता चलता है कि ज़ैनान पिछले 300 सालों से उस बिल्डिंग में कैद है। तभी यहाँ पर मिस हुआई आ जाती है। गाविंग बताता है कि वो अपनी आर्ट क्लासेस के लिए सामान ढूंढ रहा है। मोहतरमा कहती हैं, मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तुम्हें ये सारा सामान मिल जाएगा। इसके बाद ये लोग ईवान प्लाजा नाम की एक दुकान तक पहुँचते हैं और ये जगह अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये एक शॉपिंग मॉल है और हमें जानने को मिलता है कि पिछले कुछ दिनों से इस जगह पर अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कुछ खबरों का तो ये तक कहना है कि जब ये जगह बन रही थी तब वर्कर्स को यहाँ पर 8 कॉफिन्स मिली और इस मॉल के बनने के बाद से यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता और कब वो इस बिल्डिंग की टेरेस पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अब तक इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ये बस अफवाहें हैं। लेकिन तभी अचानक साउथ किंग को कुछ महसूस होता है। अब जब ये लोग आगे चलते जा रहे थे मस्त बातें करते हुए, तभी अचानक गाविंग को लगता है कि जैसे पीछे से उन्हें कोई देख रहा हो। पर तभी मोहतरमा कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। भाई मोहतरमा को इस तरह से देखकर गाविंग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो अपने सामने गहरी खाई देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गया। अब इसके बाद वो अपने आसपास देखता है, वहाँ ना तो ज़ैनान थे ना ही मिस हुआई। ये पूरा मॉल बंद हो चुका था। तभी हम यहाँ एक स्पिरिट को देखते हैं जो शायद गाविंग तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ बंदिशों में बंधी हुई थी। दूसरी ओर हम मिस हुआई और ज़ैनान को देखते हैं। अब इससे पहले कि ये दोनों गाविंग को ढूंढने के लिए जाते, अचानक ही यहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और यहाँ अचानक ही 2 घोस्ट आ जाते हैं। ज़ैनान हुआई को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन ये लोग एक अजीब सी फॉर्मेशन में फंस चुके थे। तभी ये घोस्टली क्रिएचर्स चिल्लाते हैं और इनसे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो गाविंग को भी सुनाई देता है, लेकिन गाविंग को कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए गाविंग अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मॉल का दरवाजा खुलता ही नहीं। अब गाविंग चारों ओर देखता है, उसे एक शख्स नजर नहीं आता। दूसरी ओर उस अजीब सी फॉर्मेशन के अंदर मिस हुआई उस घोस्टली क्रिएचर से लड़ रही हैं, लेकिन उनके हमलों का इस पर कोई असर ही नहीं होता। दूसरी ओर ज़ैनान भी यहाँ घायल हो जाता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनान अपनी पावर से इन दोनों क्रिएचर्स पर अटैक करता है, जिससे ये क्रिएचर्स आधे आधे कट जाते हैं। पर जख्मी हो जाने की वजह से अब ताइसुई की ताकत ज़ैनान को अंदर से कमजोर करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, अचानक ही उस पर हमले हो जाते हैं। यहाँ फिर से 2 और घोस्टली क्रिएचर्स आ चुके थे। सो अब ज़ैनान उन दोनों से भी लड़ने लगता है, लेकिन अब वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो डार्क पावर उसे कमजोर बना रही थी। और तभी अचानक वो दोनों क्रिएचर्स ज़ैनान को जंजीरों से जकड़ लेते हैं। सो तभी मिस हुआई आकर ज़ैनान को उन जंजीरों से छुड़ाती है और इसके बाद ज़ैनान उनमें से एक घोस्ट को जलाकर अपनी तलवार को सम्मन करता है और इसके बाद वो उन दोनों घोस्टली क्रिएचर्स को खत्म कर देता है। लेकिन अब यहाँ और भी ज्यादा घोस्टली क्रिएचर्स आ चुके थे। दूसरी ओर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी गाविंग को ज़ैनान नहीं मिलता और उसे अपने सामने खून नजर आता है। दोस्तों, मिस हुआई और ज़ैनान इस वक्त एक अलग से डायमेंशन में हैं, जिन्हें गाविंग नहीं देख सकता है। दूसरी ओर इन क्रिएचर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ज़ैनान को दिक्कत होने लगती है। ज़ैनान और मिस हुआई दोनों अब जख्मी हो रहे हैं, पर गाविंग यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ताइसुई की पावर को एक्टिवेट कर लेता है
और अब उसे उस अलग डायमेंशन की कुछ झलकें दिखाई देने लगती हैं, पर वो उन्हें छू नहीं सकता, वो उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो देखता है उस एनर्जी को जहाँ से ये अजीब से क्रिएचर्स आ रहे हैं। सो अब गाविन उस एनर्जी को फॉलो करता हुआ बेसमेंट में जाने लगता है। अब नीचे बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने एक खौफनाक मंजर नजर आता है और यहाँ पर एक लड़की हवा में लटकी हुई थी। अब गाविन के वहाँ पहुँचते ही वो काली ताकत इस लड़की के शरीर पर काबू कर लेती है और फिर ये कहती है, आखिरकार तुम आ ही गए। दोस्तों, इस लड़की की आंखों में दो पुतलियां होती हैं। अब ये देख गाविन थोड़ा डर जाता है तो वो यहाँ से खिसकने के बारे में सोचता है, लेकिन ये लड़की पहले ही उसके पीछे आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि इस लड़की पर इस विलन ने अपना काबू किया हुआ है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम इतनी जल्दी जा रहे थे, अब चलो तुम जल्दी से मेरी मदद करो। अब इसके बाद गाविन नोटिस करता है कि इस अजीब सी जगह से जो ताकत निकल रही है वो ताइसुई की ताकत के साथ रिजोनेट कर रही है। लेकिन ज़ैनन ने गाविन के दिल पर एक बैरियर लगाया हुआ है, जिस वजह से ताइसुई पूरी तरह से उस पर काबू नहीं कर पा रहा। और तभी गाविन यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी ये लड़का या लड़की जो भी है वो गाविन को पकड़ के कहता है, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, अभी अभी तो मुलाकात हुई है, जाने की इतनी जल्दी क्या है। और इसके बाद ये कहता है कि साउथ किंग हमारा असली दुश्मन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताइसुई गाविन पर काबू करने की कोशिश करने लगता है और यही देख ये विलन कहता है, ये सब देखने में कितना सुंदर है। दूसरी ओर इन घोस्ट से लड़ते हुए ज़ैनन को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ताइसुई अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन इस वक्त ये लोग एक ऐसी फॉर्मेशन में कैद हैं कि इसमें जितने चाहे इन घोस्ट को मार दें वो घोस्ट वापस आते रहेंगे। और ये पूरा मास्टरमाइंड प्लान रचा है इस विलन ने। अब यहाँ पर ज़ैनन इन क्रिएचर्स का सामना अकेले कर रहा है, लेकिन वो लड़ते हुए एक क्रिएचर को बीच में से काट देता है और यहाँ पर मिस हुआई काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी वो इस लड़ाई में ज़ैनन का साथ देती हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ते हैं और यहाँ ज़ैनन एक घोस्ट में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी वो घोस्ट ज़ैनन को जख्मी कर देता है। दूसरी ओर गाविंग जैसे तैसे खुद पर काबू किए हुए था, लेकिन ये भड़वा विलन यहाँ अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन फूलों के बीच गाविंग को घिसटाता है ताकि इससे ताइसुई की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो। और अब हम देखते हैं कि ताइसुई इस आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करके और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। वो विलन कहता है कि अगर तुम पूरी तरह से ताइसुई के साथ जुड़ जाओ तब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। पर गाविंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, ताइसुई ने बस हर किसी की जिंदगी बर्बाद की है, उसने कितनी सारी जानें ली हैं और उसने हमेशा मेरी मदद की है, मैं उस पर यकीन करूंगा। और तुम ताइसुई वापस मेरे शरीर के अंदर जाओ। और इस तरह गाविंग ताइसुई पर काबू कर लेता है। जो देखिए विलन कहता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इतना सब होने के बाद भी तुम खुद पर काबू किए हुए हो। लेकिन इसके बाद वो उसके सिर पर अपना पैर रख देता है और फिर वो उसे उन फूलों के बीच पटकने लगता है। लेकिन तभी गाविंग उसके बालों को पकड़ के यहाँ इस फॉर्मेशन के बीच आ जाता है और फिर वो उस पर एक मशाल से हमला करता है, लेकिन वो मशाल दूसरी ओर गिर जाती है जिससे ये फूल अब जलने लगते हैं। दूसरी ओर इन क्रिएचर से लड़ते हुए हुआई और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। सो अब ज़ैनन मिस हुआई को एक बैरियर से प्रोटेक्ट करता है और इसके बाद वो अकेले ही इन क्रिएचर्स का सामना करने लगता है। वो इन क्रिएचर्स के एक पावरफुल कंबाइन अटैक को तोड़ देता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर और भी क्रिएचर सम्मन हो जाते हैं और अब वो सभी एक साथ ज़ैनन पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ ज़ैनन अपनी तलवार से उन सभी को काट देता है। दूसरी ओर गाविंग उस फॉर्मेशन के आसपास मौजूद सभी फूलों को जला देता है, जिस वजह से ये क्रिएचर्स सम्मन होना बंद हो जाते हैं। और अगले ही पल में ज़ैनन एक पावरफुल अटैक करता है। आसमान से बहुत सारी नीडल्स गिरती हैं जो इन क्रिएचर्स को खत्म कर देती हैं। लेकिन दूसरी ओर अब वो विलन गाविंग की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो कहता है, तुम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते। और इसके बाद वो अपनी पावर से ताइसुई की पावर बढ़ाने लगता है ताकि ताइसुई गाविंग के शरीर पर काबू पा ले। लेकिन तभी ज़ैनन वहां आ जाता है और वो आते ही गाविंग की मदद करता है। होश में आते ही गाविंग ज़ैनन को सब कुछ बताता है। तभी ये विलन कहता है, साउथ किंग आप जरा थके हुए लग रहे हैं। लेकिन तभी साउथ किंग अपना वही नीडल वाला हमला करके यहाँ नीचे सब कुछ खत्म करने लगता है और इसके बाद वो इस विलन के हमलों का सामना करता है
और उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इसके बाद वो उसके हमलों से बचकर अपनी तलवार से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है जिस फॉर्मेशन से वो विलन इस लड़की के शरीर पर काबू किए हुए था। लेकिन इसके बावजूद भी वो विलन कहता है अब चीजें और मजेदार होती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अब वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और साउथ किंग का शुक्रिया अदा करती है। साउथ किंग पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि नानतिंग सिटी के पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद उसे किसी ने एक ईविल फॉर्मेशन में कैद कर दिया था और फिर उसकी पावर का यूज वो बुरे लोग मासूम लोगों को यहाँ जाल में फंसाने के लिए करते और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी बातें सुन साउथ किंग कहता है तुम्हारे पास डबल पपिल आई हैं जो तुम्हें काफी स्पेशल बनाती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये लड़की साउथ किंग के जख्मों को हील कर देती है। साउथ किंग कहता है अब तुम उस बुरी ताकत से आजाद हो, अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वो लड़की रोते हुए साउथ किंग का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उनके जाने से पहले वो उन्हें बताती है मैं डबल पपिल्स आई के साथ पैदा हुई थी, यानी कि इस लड़की में भविष्य देखने की थोड़ी काबिलियत है। और वो साउथ किंग को बताती है कि आपका वक्त आ रहा है। अब इसके बाद ये तीनों इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। ये लड़की अब इनके साथ होटल में जा रही है। अरे मेरा मतलब जिस बिल्डिंग में गाओइंग रहता है वहाँ अब ये वहीं रहकर साउथ किंग की मदद करेगी और ताकि कोई उसकी आंखें ना देख पाए इसीलिए वो काला चश्मा पहने रहेगी। अब आगे बढ़ते हुए गाओइंग कहता है पता नहीं मिस हुआई ठीक होंगी या नहीं। तभी उसे सामने मिस हुआई नजर आती हैं। उन्हें देख वो उनसे बात करने चला जाता है ताकि वो उनसे उनका हालचाल पूछ सके। लेकिन तभी ये लड़की साउथ किंग से कहती है मैंने अभी इस लड़के का भविष्य देखा, आपका वक्त आने से पहले आपको अपना मिशन पूरा करना होगा। अब अगले सीन में हम साउथ किंग को एक अलग ही जगह पर देखते हैं और ये भी शायद से एक अलग श्राइन है। और यहाँ साउथ किंग एक अजीब सी पावरफुल एंटिटी जिसका नाम शामन है उसके सामने झुक जाता है और यहाँ वो कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ताइसुई को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो शामन कहता है मैं समझता हूँ कि तुम उस बच्चे की जान बचाना चाहते हो, पर तुम्हें भी ये बात समझने की जरूरत है कि तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। तुम दोनों में से एक को मरना होगा। भाई अब कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो गई है। क्या आगे चलकर साउथ किंग मारा जाएगा या फिर वो गाओइंग को मार देगा? क्या विलन अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब हमें इसके लास्ट पार्ट में मिलेंगे। वैसे ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना।